गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग देखेंगे एथिक्स का। ये हम लोग का पहला सेशन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स का नेक्स्ट 35 डेज के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। राइट। तो 35 डेज में हम लोग एथिक्स फिनिश करने का कोशिश करेंगे, जिसमें टेस्ट लिखना होगा, इवेल्युएशन रहेगा और फीडबैक मेरा रहेगा, प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो हम लोग हर टेस्ट के बाद करते हैं। ठीक है, प्लस एक दो टॉपर सेशन या फिर कुछ वैल्यू एडेड सेशन यहाँ पे रहेंगे। है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 35 डेज का स्टडी प्लान क्या रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 2025 का PYQ, और उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे अप्रोच कि कैसे नेक्स्ट 35 डेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम लोग नोट्स मेकिंग देखेंगे। एथिक्स का नोट्स मेकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग कुछ टॉपर्स का भी कॉपी देख लेंगे कि वो लोग कैसे बना रहे हैं। फिर हम लोग एक असाइनमेंट मैं बताऊंगा, उसको सभी लोग को करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 35 डेज का स्टडी प्लान। ओके। तो यहाँ पे क्या है, अभी आज तो जो हम लोग कर रहे हैं वो एक तरीके से जीरो सेशन है। ठीक है, तो आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। है ना, वो आपका डे जीरो रहेगा। फिर उसके बाद से अगले 4 दिन के लिए आपको सिलेबस ये दिया हुआ है। जैसे डे 4 पे क्या रहेगा, एथिक्स टेस्ट 1 आपका पहला होगा, जिसमें आपको ये 3 टॉपिक करने होंगे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे थ्योरी के, 10 मार्कर। ठीक है। तो हर 4 दिन पे एक टेस्ट रहेगा, और उसके बाद एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन रहेगा, और जो आंसर आप लोग लिखोगे उस पर मैं फीडबैक दूंगा। है ना। एवरी फोर्थ डे एक टेस्ट रहेगा। शुरू के 12 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्योरी वाला पार्ट फिनिश हो जाए। फिर 2 टेस्ट केस स्टडी पे करेंगे। फिर एक हम लोग 4 दिन पूरा अलॉट करेंगे कि एथिक्स थ्योरी रिवीजन पे। यहाँ पे एक सेशन मैं अलग से लूंगा कि अब यहाँ पे रिवीजन के साथ कुछ वैल्यू एडिशन भी करना होगा। है ना। हो सकता है टॉपर्स कॉपी से आप कुछ डायग्राम इंक्लूड कर रहे हैं। है ना, कुछ मे बी इथिकल डिलेमा आप इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर इथिकल इशूज अप्रोच क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए। तो इथिक्स में क्या क्या हम लोग यूनिक चीज अपने कॉपीज में ऐड कर सकते हैं। इस डे 20 टू डे 24 उसको यूटिलाइज करना है आपको, अपने नोट्स को एनरिच करना है फर्दर। ठीक है। फिर डे 28 पे आपका एक फिर केस स्टडी पे टेस्ट होगा। फिर डे 32 पे मैं एक फाइनल वैल्यू एडिशन सेशन लूंगा। है ना। इसमें मैं कोशिश करूंगा जितने भी टॉपर्स की कॉपी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, अच्छे अच्छे चीजें मैं इंक्लूड करवा दूं आपकी कॉपी में। तो यहाँ तक पहले आपको बेसिक नोट्स बनाना है। यहाँ पे टारगेट रखना है कि 50 टू 60 पेज का नोट्स आपको बनाना है फर्स्ट 12 डेज में। ठीक है। उसके बाद फिर आपको आंसर लिखना है। और यहाँ इस वाले स्टेज पे थोड़ा सा वैल्यूडेशन खुद से करना है, टॉपर से कॉपी से। एक बार मैं उसको सेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से एनरिच करना है अपना नोट्स। ठीक है। फिर एक मैं अलग से सेशन भी रखूंगा, जिसमें मैं खुद से कुछ कुछ चीजें जो आपका जो जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे लैकिंग है, उसके लिए मैं एक अलग से सेशन करा के कुछ वैल्यूडेशन इथिक्स में कराऊंगा। और लास्ट दिन डे 35 पे आपका एक GS4 का फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो टोटल 7 मिनी टेस्ट रहेंगे और एक फुल लेंथ टेस्ट। ये हम लोग का स्टडी प्लान है। इसको सही से फॉलो करना है, जिससे कि 35 डेज से ज़्यादा ना जाए, मतलब उससे कम हो जाए चलेगा। ठीक है। अगर मान लो आपको 28 डेज में ही कंप्लीट कर ले रहे हो, तो एक बार मुझे बस इन्फॉर्म कर दो, मैं फुल लेंथ टेस्ट आपको थोड़ा पहले भेज दूंगा। ठीक है। तो मैक्सिमम ये टाइम है कि 35 डेज से ज़्यादा ना जाए, और मिनिमम आपको कोशिश करना है कि 25 टू 28 डेज में फिनिश हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस अब सिलेबस में लिखा है, बट उसको थोड़ा सा मैंने कीवर्ड को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है। तो जब आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाओगे, इन कीवर्ड को जरूर कवर करना है। इसेंस से क्या मतलब होता है एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंसेज का क्या मतलब होता है। ठीक है। और एथिक्स में देखो, हमेशा 10 मार्कर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा पॉइंट गैदर करने की जरूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में। अगर 5 या 6 पॉइंट आप बना ले रहे हैं,
तो वो उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले रहेंगे सब 10 मार्कर रहेंगे। अब बाकी जीएस पेपर में क्या होता है, 15 मार्कर के होते हैं, आपको 3 पेजेस भरने होते हैं। तो कई बार चीजों को आपको बहुत डिटेल में करना होता है। यहाँ पे आपको जितने भी कीवर्ड यहाँ पे हैं सब पे एक एक सब पे हेडिंग बनाना है, और एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट कोशिश करना है कि सब में हो जाए। ठीक है, अब जैसे इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। एसेंस कवर करना है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, क्या क्या डायमेंशन कवर करना है ह्यूमन वैल्यूज में, यहाँ पे फिलोसफी वगैरह है। ठीक है, रोल क्या होता है फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वैल्यूज में, इनकलकेशन में। फिर इस पे 5 केस स्टडी, अगर आप इस पे थोड़ा सा रीड कर सकते हो प्रॉपर से कॉपी से, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुद से मैं केस स्टडी बना के दे दूं, उसको रीड करना है। ठीक है, तो हर टॉपिक पे उससे रिलेटेड केस स्टडी भी थोड़ा सा देखते जाना है ना। तो यहाँ पे जैसे एटीट्यूड टॉपिक है, एटीट्यूड यहाँ पे बेसिक चीजें कवर करो, डिफिनीशन वगैरह, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर यहाँ पे एटीट्यूड में कंटेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फिर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस और रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस क्या होता है और इसका थॉट और बिहेवियर से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फिर मॉरल पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है इसका। फिर यहाँ पे इस पे कुछ पर्टिकुलर केस स्टडी आप लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हो, कि कुछ केस स्टडी हमने एटीट्यूड पे देख लिया, कुछ हमने सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, जिसको हम लोग अनुनय भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू। अब देखो जैसे फर्स्ट वीक जो आपका टेस्ट 1 होगा, जो शुरू से डे 0 टू डे 4 का सिलेबस है, शुरू के 4 दिन का सिलेबस है, उसमें क्या है, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। ये टॉपिक आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे प्रिपेयर करने में। इसमें मान लो आप एटीट्यूड में एक दिन ले सकते हो, 2 दिन के आसपास आप इसमें ले सकते हो, इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 दिन में आपका ये तीनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट में, टेस्ट का जो सिलेबस है यही है, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हर वीक में 2 से 3 टॉपिक मैंने रखा है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस, है ना। तो 3 वीक में तीन टेस्ट में, टेस्ट 1, 2, 3, इस 3 टेस्ट के थ्रू आपका मतलब कोशिश रहेगा कि जो थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। इसमें थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करना कि टाइम से रहे चीजें, जिससे कि मैं लाइव आंसर राइटिंग टाइम उसी टाइम पे करा पाऊँ। कई बार क्या होता है कि जैसे टेस्ट 1 कोई 4 दिन के बाद सबमिट कर रहा है, मान लो 4 दिन, चौथे दिन पे टेस्ट है, 5वें दिन या छठे दिन पे सबमिट हो रहा है, तो कई बार फिर मुझे 1-2 दिन डिले करना पड़ जाता है लाइव आंसर राइटिंग सेशन। तो सब लोग कोशिश करना कि फोर्थ डे पे ही सबमिट करो, जिससे कि मैं सेम डे पे ही लाइव आंसर राइटिंग सेशन कंडक्ट करा पाऊँ। हर चौथे दिन पे एक टेस्ट है, और उस पे 2 से 3 टॉपिक हैं, उसको आपको अच्छे से नोट्स मेकिंग करना है, और अभी हम लोग देखेंगे कैसे नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोग का स्टडी प्लान है नेक्स्ट 35 डेज के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 2025 का पेपर। देखो, कोई चीज पढ़ने से पहले, नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले समझना है यूपीएससी पूछ कैसे रहा है। अगर आप पेपर नहीं देख के समझ रहे हो, तो हो सकता है आपने जो बनाया है कुछ टाइम बाद वो इरेलेवेंट हो जाए, क्वेश्चन आपको आप सही से टैकल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब बेसिक नोट्स काम करेगा, लेकिन यहाँ पे थीमेटिक टेम्पलेट्स भी बहुत यूजफुल रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से यूज होगा। और ये हम लोग के पास है 2025 का यूपीएससी का मेंस का पेपर। ठीक है, एथिक्स का है। अब देखते हैं, हम लोग टॉपिक देखते हैं। बहुत सारी चीजें आप देखोगे ना कि अप्लाइड इथिक्स से ज्यादा पूछता है। अभी यूपीएससी का फोकस कहाँ हो रहा है, अप्लाइड इथिक्स, मतलब चीजों को, इथिक्स जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका करंट अफेयर्स है उससे बहुत लिंक करके पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा हमको ये चीज से अवेयर रहना होगा कि किस किस इश्यूज पे हम इथिकल एस्पेक्ट भी कवर कर सकते हैं। जहां पे आपको लगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर जैसे वॉर चल रहा है, वॉर हो गया, है ना,
सोशल मीडिया हो गया, जिस जिस एस्पेक्ट में लगे आपको, या फिर मेडिकल एथिक्स हो गया, जहाँ पे लगे कि आपको इन सब चीज पे इथिक्स का यूज हो सकता है, इथिकल एस्पेक्ट हमको पढ़ते वक्त देखना चाहिए। तो करंट अफेयर पढ़ते वक्त थोड़ा सा ये इस चीज का ध्यान देना है। अभी हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर का यूपीएससी कितना ज्यादा रिलेवेंस बढ़ाते जा रही है। किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं क्या वो जो सिलेबस में मेंशन है उस कीवर्ड को बस अगर हम प्रिपेयर कर लें तो क्या हम आंसर टैकल कर पाएंगे? ठीक है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी का क्या है, मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है। हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां खड़ी कर दी है। इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इथिकल डिलेमा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ना पढ़ें, या डिजिटल अभी के टाइम में, डिजिटल एरा के टाइम में क्या क्या इशूज हो सकते हैं, वो चीज हो सकता है हम लोग मिस कर जाएं। ठीक है। इन द प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज रिवोल्यूशनाइज्ड our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe key ethical dilemmas in this regard. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंट अफेयर को कैसे इन्होंने स्टेटिक से जोड़ा है। इथिकल इश्यूज और चैलेंजेस आपको प्रिपेयर करने हैं, बट टॉपिक कौन सा दिया है आपको? डिजिटल एज सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सोशल मीडिया को लेके क्या क्या इथिकल इश्यूज, क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, फिर आप इसी में वे फॉरवर्ड भी लिखोगे सजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें यहाँ पे पहला टॉपिक देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है? करंट है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप मतलब बस केवल थ्योरी पढ़ के आंसर नहीं लिख पाओगे, आपको थोड़ा सा अप्लाई भी करना होगा सोशल मीडिया को लेके क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लो प्रिवेसी का एक थ्रेट है, ठीक है, या आप इसकी बात कर सकते हो कि एक बायसनेस होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हेट स्पीच दिख रहा है बहुत ज्यादा, या फिर एक तरीके से आइसोलेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, डिजिटल इमेज लोग का अलग है और एक्चुअल इमेज अलग है। तो क्या क्या इथिकल इश्यूज और चैलेंजेस इससे हो सकते हैं, तो आपको इससे थोड़ा लिंक करना पड़ेगा एथिक्स से, फिर उसका सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा क्या इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। जहां पे भी हम लोग चैलेंजेस या इश्यूज डिस्कस करेंगे, हमेशा सोल्यूशन बताना है। ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड कैसा रहता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, है ना। तो जहां पे भी आप इश्यूज देखो वहां पे सोल्यूशन भी बिना बताए नहीं जाना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिग्निफिकेंस क्या है या महत्व क्या है इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, है ना। सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या रोल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपने कहाँ पढ़ा है? पॉलिटी में। मेरा शायद पॉलिटी के पहले टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे डाला था। ठीक है। तो अब आप उसके नॉलेज को, पॉलिटी को आप को कहाँ कनेक्ट करना है? जीएस 4 में, है ना। लेकिन यहाँ से हमको थोड़ा उसको नैरो वे में कवर करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के कोर कंपोनेंट क्या है? जस्टिस, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक है। तो हम लोग उस एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक हो, है ना। तो यहाँ पे देखो पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी का टॉपिक है, हालांकि हम लोग संवैधानिक नैतिकता कीवर्ड कहीं ना कहीं देखेंगे एथिक्स में भी, बट उसका इंपॉर्टेंस गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी में भी आप उतना डिटेल में किसी नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, है ना। बट यहाँ पे आपका पॉलिटी का नॉलेज यूज होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है। वॉर इज ए डिप्लोमेसी बाई अदर मीन्स, है ना।
समकालीन भू राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो क्या हम लोग वार को डिप्लोमेसी का टूल मानते हैं, या फिर वार डिप्लोमेसी का टूल नहीं हो सकता है? ये आपका दो हेडिंग बनेगा इसमें। लेकिन इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगेन क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? करंट अफेयर। ठीक है, कि जैसे हम लोग देख रहे हैं ईरान और इसराइल का जो टेंशन चल रहा था, या फिर यूएस यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, या फिर यूएसए भी इन्वॉल्व हुआ है ईरान वॉर में, स्टेशन क्राइसिस। तो आप ये देखोगे कि जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उससे बहुत अच्छे से लिंक करते हुए यूपीएससी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है एथिक्स में। है ना? तो अब यहाँ पे बहुत सारे आप एस्पेक्ट कवर करोगे, प्रोज मतलब क्या हम वार को डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स मानते हैं? एक में आप बोलोगे हाँ मानते हैं, दूसरे में बोलोगे नहीं मानते हैं। तो जब आप जस्टिफाई करोगे, जैसे मान लो जस्ट वार थ्योरी है, उससे आप जस्टिफाई कर दिए, या फिर मीन्स बोल दिए सही सही से यूज करना, या फिर सिविलियन को टारगेट नहीं करना, या फिर नेशनल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना। ठीक है, तो आप जस्टिफाई पहले करोगे फिर क्रिटिसाइज करोगे कि वार डिप्लोमेसी का टूल नहीं है। उसमें थोड़ा सा वार के निगेटिव इम्पैक्ट को दिखाओगे। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, है ना? ऐसे थोड़े से जो वार के निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उससे हम लोग लिंक करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को लिंक करते हुए यूपीएससी ने एथिक्स में क्वेश्चन डाल दिया। है ना? अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और देश में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में। एक बार साउंड सब लोग बंद कर लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और देश में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी पर विवाद से संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण करना है। ठीक है, कीपिंग नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, एग्जामिन द इथिकल डिलेमास रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज ओवर environmental क्लियरेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज। यहाँ पे डिलेमा क्या है? एक तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ज्यादातर जो हिमालयन रीजन है ज्यादातर इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, लेकिन हमको नेशनल सिक्योरिटी भी प्रायोरिटाइज करना है। यहाँ पे डिलेमा आपको किसमें दिखेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी अपहोल्ड करने में। ठीक है, तो दुविधा कहाँ आ रहा है आपको? राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रायोरिटी दिया जाए या फिर पर्यावरण को प्रायोरिटी दिया जाए? है ना? तो अगेन यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? यूपीएससी अप्लाइड इथिक्स से पूछ रहे हैं। है ना? तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट्स उठाया है, करंट अफेयर्स उठाया है, लेकिन उसको लिंक कर दिया है। मतलब आप इथिकल डिलेमा अगर थोड़ा सा उस पर जब पढ़ोगे, केस स्टडी वगैरह करोगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डिलेमा लिखना कैसे होता है। और कुछ मैं लिस्ट दे दूंगा आप लोग को, 40 से 50 डिलेमा का, जो ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है ना? इस लिस्ट को आप 2-3 बार रीड कर लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको उसमें आप डिलेमा इजिली आप लिख पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम इमीडिएट डिलेमा सोचेंगे और तुरंत हम 6 से 7 डिलेमा जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, कई बार डिलेमा लिखने के लिए आपके पास कुछ थोड़ा सा एडवांस में प्रिपेयर करो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज पे क्या डिलेमा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू पे क्या डिलेमा हो सकता है, अगर कोई कॉर्पोरेट में कुछ इशूज चल रहे हैं वहां पे एथिकल डिलेमा क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एरियाज में कुछ कुछ एथिकल डिलेमास कलेक्ट करके आप रखो। 40 से 50 डिलेमा का लिस्ट मैं खुद भेज दूंगा, उसको आप 2-3 रीडिंग कर लोगे तो डिलेमा जहाँ पे लिखना होगा वहां पे आप इजीली लिख पाओगे। है ना? रेदर देन थिंकिंग आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, अगर तुरंत आप रीड करके डिलेमा निकालना चाह रहे हो तो हो सकता है 1-2 डिलेमा निकाल पाओगे, फिर उसके बाद आप डिलेमा तो निकालोगे लेकिन वो बहुत रिपीटेटिव होगा, सेम थीम एड्रेस कर रहा होगा। तो बेटर तरीका क्या है कि डिलेमा का लिस्ट अलग से बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, क्या क्या डिलेमाज आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन करना है बॉर्डर एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से करंट चीजों को लिंक किया गया है, या जो करंट मुद्दे हैं उसको एथिक्स से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अभी तक 4 क्वेश्चन हमने देखे, जिसमें से पहला क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड था, अप्लाइड था।
दूसरा था पॉलिटी का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ का ज्यादा यूज हो रहा था, गवर्नेंस वाली चीजें यहाँ पे। सेकंड ए वाला क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड था। सेकंड बी क्वेश्चन अगेन करंट अप्लाइड क्वेश्चन था। ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन हमने डायरेक्ट नहीं देखा कि ये पूछ ले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। व्हाट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर ये पूछ ले कि अनुनय क्या है, उसका महत्व क्या है लॉ एंड ऑर्डर इशू रिजॉल्व करने में। ठीक है, ये सब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। या फिर सिटीजन चार्टर क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, उसके महत्व क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन में। ये सब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं वो क्या है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ये यूपीएससी का तीसरा क्वेश्चन कोट बेस्ड रहता है ना। तीन उद्धरण दिया रहेगा, कोटेशन दिया रहेगा ऑफ ग्रेट थिंकर्स। और उसमें भी आप देखोगे ज्यादातर थिरुवल्लुर हो गए, विवेकानंद हो गए, इन सब के कोट थोड़े ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो जब हम कोट देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का एक कोट आ ही गया है ना। एरिस्टोटल का हो गया, तो कुछ कुछ स्कॉलर हैं उनके कोट यूपीएससी ज्यादा पूछते हैं। हालांकि आप वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कौन सा कोट पूछेगी, लेकिन आपको अप्रोच डेवलप करना है कि कोई भी कोटेशन आएगा तो उसको कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे यूपीएससी ने यहाँ पे कोट वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी क्या पूछ रहा है, व्हाट डू ईच ऑफ दीज कोटेशन कन्वे टू यू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करते हैं, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि करंट कॉन्टेक्स्ट में या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इन सब कोट का आपके हिसाब से मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग हमेशा यही बनेगा, मीनिंग ऑफ कोट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वर्तमान संदर्भ में उद्धरण का महत्व। ठीक है, मीनिंग ऑफ कोट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये आपका हेडिंग वन बनेगा। अगर उसके अलावा कुछ अगर आपको कोट पढ़ के लग रहा है कि इसमें ये भी चीज कवर कर सकते हैं, तो आप एक और हेडिंग बना सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कोट का थीम क्या है। ठीक है, पहले अलग तरीके से पूछता था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जब भी पूछेगा तो आप क्या चीज करोगे। किसी भी चीज का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको महत्व लिखना है या सिग्निफिकेंस लिखना है, तो आप कहाँ शुरू करोगे। जब आप सोचोगे तो पहले आप क्या सोचोगे, इशूज सोचोगे, तो मुद्दे क्या क्या है प्रेजेंट टाइम में, तो आप उसी में दिखा दोगे कि यही इंपॉर्टेंस है ना। तो आप अलग अलग लेवल पे ले जाओ, जैसे ऐसे हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इशूज है। ठीक है, नेशनल या स्टेट लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, या फिर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ऐसे आप ब्रेक कर लो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे इंडिविजुअल लेवल पे क्या है प्रॉब्लम, लोनलीनेस है। फैमिली लेवल पे जैसे मान लो डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इनइक्वलिटी। सोशल लेवल पे आप दिखा दो कुछ इशूज, ठीक है, हियरार्की, कास्ट सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बता दोगे जैसे क्या है, करप्शन है, इनइफिशियंसी है। ठीक है, ऐसे नेशनल लेवल पे कुछ मुद्दे बता दो, ग्लोबल लेवल पे बता दो। नेशनल लेवल पे जैसे साइबर सिक्योरिटी का इशू हो गया, और प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, सर्विलांस स्टेट। ग्लोबल लेवल पे आपने बता दिया क्लाइमेट चेंज का इशू है। ठीक है, वॉर वगैरह की बात कर सकते हो, ह्यूमन राइट की बात कर सकते हो, रिफ्यूजी की बात कर सकते हो। तो आपको अब ये एक बन गया कि ये सब इश्यूज हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट यही है। ठीक है, तो अब इन सब कोड का आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर दोगे कि कैसे इन सब एरियाज में अगर हम इसको फॉलो करें तो कैसे इन सब इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई चीज पूछे कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, या फिर कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज सोचना होगा अलग अलग लेवल पे। फिर आपको बस कोड को कनेक्ट कर देना है कि कैसे अगर हम इस चीज को अपहोल्ड करेंगे तो मतलब ये चीजें हम लोग सही कर सकते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन तो आपके मतलब एनालिसिस ही है। इस पे हम लोग एक मैंने वीडियो भी डाला है, आप कोर्ट वाले क्वेश्चन के लिए देख सकते हो। हालांकि हम लोग टेस्ट के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे कि कोर्ट वाले क्वेश्चन को कैसे बेटर तरीके से टैकल करना है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आपका थ्योरी वाला नॉलेज बहुत नहीं यूज हो रहा है, मतलब डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको आप यहाँ पे बस यूज कर रहे हो अप्लाइड तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसका एग्जैक्ट हेडिंग नहीं पूछेगा वैसा, बट इन कोड को एड्रेस करने के लिए आपको उन नोट्स का जरूरत पड़ेगा।
बेसिक नॉलेज का। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु एक सेवक को नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग इन इथिकल फ्रेमवर्क। अगर आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है वेलफेयर स्कीम को, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना होगा, रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये आपका थोड़ा सा कोर या फिर स्टेटिक टॉपिक हो गया, मतलब जो आपने नोट्स बनाया है डायरेक्टली आप उससे टैकल कर लोगे। ठीक है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने देखे डायरेक्ट नोट से, अब अगर आप बस सिलेबस वाइज चीजें कवर करोगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे, है ना। आपको वहां पे क्या जरूरत है, इंटरलिंकेज की, कि कैसे सेम नॉलेज को अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। ठीक है, रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आप पढ़ोगे ही, उसका रोल क्या हो सकता है सिविल सर्वेंट के लिए इन इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उसका क्या उपयोग हो सकता है ना। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन जो अप्लाइड क्वेश्चन है वहां पे आपका इंटरलिंकेजेस का बहुत ज्यादा रोल होगा, वो हम लोग देखेंगे, है ना। उसी पे ही मेन फोकस रहेगा। ओके, अब देखो, एक क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी ऐसा पूछता है, व्हाट इज द मेजर टीचिंग ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग महावीरा को रिप्लेस कर देते हैं यक्स से। मतलब अब आप बस इस वर्ड को रिप्लेस कर लो। कभी महावीरा के बारे में पूछेगा, कभी बुद्धा के बारे में पूछेंगे, है ना, कभी विवेकानंद के बारे में पूछेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट आप थ्योरी देखोगे इमैनुअल कांत के बारे में, जो जो मेजर थ्योरी फिलोसफर हैं उनके बारे में एक बार रीड कर लो। ठीक है। अब उसमें से जिसके जिसके बारे में आपको लग रहा है कि इनका फिलोसफी या थॉट मुझे नहीं पता है, उनका शॉर्ट नोट्स बना लो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे एटलीस्ट पांच छह मेजर मेजर डायमेंशन इनका पता है। जैसे मान लो गांधी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ठीक है, रूरल सेल्फ सफिशियंसी की बात करते हैं, रिलीजन और एथिक्स में कोरिलेशन बनाते हैं, है ना, मतलब रिलीजन और एथिक्स को अलग नहीं देखते हैं, मीन्स वर्सेज एंड की बात करते हैं, सेवन सिंस की बात करते हैं। ठीक है। तो गांधी के ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं। अगर आपको इतना आइडिया है तो मतलब गांधी का फिलोसफी अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आइडिया है, तो आप पांच छह मेजर फिलोसफी कम से कम लिख लो। 10 से 12 इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उनके इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या हैं, उसको लिखना है। और देखो, यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहेगा कि मेजर टीचिंग क्या है और उसका कंटेम्प्रेरी टाइम में रिलेवेंस क्या है, समकालीन विश्व में प्रासंगिकता क्या है। अब समकालीन विश्व में फिर हम लोग ऐसे ही ब्रेक करेंगे कि अभी समकालीन वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या चल रही है, तभी आप प्रासंगिकता बता पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे इसको हमको एड्रेस करना होगा, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहला क्वेश्चन यही रहता है, मेजर टीचिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मेजर टीचिंग, और इस साइड बता देंगे कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। ठीक है, अभी के टाइम में उसका उपयोग क्या है। तो जैसे मान लो हमने बोल दिया गांधी का, मान लो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने बोल दिया यहाँ पे कि मीन्स वर्सेज एंड वाला थ्योरी, यहाँ पे बात, यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा डिटेल दे दिया, और इस साइड हमने उसका महत्व बता दिया, अभी के टाइम में क्यों जरूरत है। ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी लेफ्ट साइड लिखते जाएंगे, थोड़ा सा उसका बेसिक डिटेल देते जाएंगे, और राइट साइड उसको हम कंटेम्प्रेरी इशूज से कनेक्ट करते जाएंगे। इस इशूज को रिजॉल्व करना है तो इसको फॉलो करना होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आपका यूपीएससी इस तरीके से पूछेगा, व्हाट इज द मेजर टीचिंग ऑफ एक्स, है ना। एक्स कौन है यहाँ पे, मेजर थिंक इंडियन थिंकर हो सकते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले जो हैं 10 12, उनको आपको अलग से प्रिपेयर करना है, कम से कम आपको 6 7 इंपॉर्टेंट आइडियाज पता होने चाहिए उनके। ठीक है। तो उसी चीज को आप कनेक्ट करोगे कंटेम्प्रेरी इशूज से, कि वो जो थ्योरी है या जो उनकी फिलोसफी है या की टीचिंग्स है, कैसे हम उसको अभी के इशूज को रिजॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, मतलब ये आप नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है
वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ। एनालाइज दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एज अ सिविल सर्वेंट। ये भी आपका जो आपने थ्योरी में पढ़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, फुलफिलमेंट के बारे में, ठीक है, ड्यूटी के बारे में, उन सबको रिलेट करके आप अच्छे से आंसर बना लोगे इसमें। मतलब ये भी मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। नोट्स मेकिंग अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो इसको आप बहुत ज्यादा इसमें आंसर राइटिंग का रोल नहीं रहेगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र विकास लक्ष्य या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक विकास के नियामक के बजाय एक सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे? ठीक है। सिविल सर्वेंट कैसा होता है? इनेबलर और एक्टिव फैसिलिटेटर, सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता, रेदर देन रेगुलेटर। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या मेजर्स हम लोग बता सकते हैं, तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो आप नोट्स बनाओगे उससे आप आराम से इसको टैकल कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क कल्चर के बारे में। एथिकल वर्क कल्चर, ये आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए। मूल्य आधारित और अनुपालन आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए आप अपने कार्यस्थल में कौन से उपयुक्त उपाय अपनाएंगे? ठीक है। वैल्यू बेस्ड और कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या सुटेबल मेजर्स हो सकते हैं? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। जो आप नोट्स बनाओगे उससे टैकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडिया इज emerging as a economic power of the world as it has recently secured the status of fourth largest economy of the world as per IMF projection। है ना? तभी इंडिया क्या है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एज पर IMF। ठीक है। तथापि यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आवंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है अथवा उसका गलत उपयोग होता है। इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे? तो देखो ये भी थोड़ा सा थ्योरी और स्टैटिक को मतलब करंट कॉन्टेक्स्ट लिया है, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप इसमें लिख ले जाओगे, है ना? तो यहाँ पे लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए थोड़ा बहुत आपको बताना है कि अभी के टाइम में क्या इश्यूज हो रहे हैं। जैसे आप मान लो जल जीवन मिशन देखोगे, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जितना टारगेट था वो टारगेट भी एक्सटेंड हो गया है, और यहाँ पे ज्यादा पैसे की फिर से डिमांड हो रही है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमको और पैसे चाहिए। ठीक है। अदर हैंड हमारे पास एक और स्कीम है जैसे स्मार्ट सिटी स्कीम। ठीक है। यहाँ पे क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। जितना पैसा अलॉट हो रहा है उतना यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहा है। आयुष्मान भारत है, उसमें भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है ना? अब जैसे आप देखोगे मनरेगा है, वहां पे क्या है? मतलब वहां फंडिंग की और जरूरत है वहां पे, और मतलब आप फंडिंग है पहले ही खत्म हो जाता है। जैसे जल जीवन स्कीम मिशन में क्या है? मतलब बहुत सारे फेक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया? डिलेड हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे फ्रेश फंडिंग की जरूरत है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। आयुष्मान भारत में क्या है? जितना फंडिंग जा रहा है उसका आई थिंक 50 to 60% ही केवल यूटिलाइज हो पा रहे हैं, है ना? मतलब पूरा पैसा ही नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है। ओके। तो ये मतलब यहाँ से आप जब आंसर लिखोगे थोड़ा सा ऐसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट भी करते जाना है। ये इसलिए यहाँ पे करंट कॉन्टेक्स्ट लिया है। मतलब यहाँ पे देखो इथिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन जब करंट कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करें तो थोड़ा हमको करंट वाली चीजें भी जोड़ते जाना है। मतलब इथिकल कीवर्ड, इथिकल थ्योरीज यूज करना है, लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिससे कि पढ़ने वाले को ये लग जाए कि हाँ क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट था वो आपने अच्छे से यूटिलाइज किया है आंसर में अपने। ठीक है। अब देखो इसके बाद केस स्टडी है। केस स्टडी का हम लोग एक अलग से सेशन रखेंगे। कैसे टैकल करना है, मतलब 1 से 2 सेशन रहेगा उसमें उसमें हम लोग अच्छे से टैकल करेंगे इसको। अब ओवरऑल हम लोग फाइनल एनालिसिस पे आते हैं कि क्या ओवरऑल मतलब फाइनल यूपीएससी का फोकस कहाँ पे है? थ्योरी पे ज्यादा है, करंट पे है, या फिर मिक्स करके पूछ रहा है? ठीक है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड है, दूसरा पॉलिटी या फिर ये इथिक्स में भी आ जाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड, ये वाला भी करंट ओरिएंटेड। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप बस केवल नोट से नहीं टैकल कर पाओगे, है ना?
यहाँ पे आपको इंटरलिंकेज चाहिए। जो कोट वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा आप बेसिक नोट्स यूज करते हो, बट डायरेक्ट उससे टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच यूज करना है, कोट वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप चौथा 4A वाला क्वेश्चन है उसको टैकल कर लोगे। ये भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ये भी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी है, ये वाला फिर से करंट है। ठीक है, तो लगभग हम क्या देखने को मिल रहा है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन क्या है, करंट कॉन्टेक्स्ट लेके पूछे जा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे आप बना ले जाओगे, और जो 3 कोट वाले क्वेश्चन है उसको आप मतलब थ्योरी के बेसिस पे, करंट के बेसिस पे लिंक करके आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मतलब जो जहाँ पे आंसर राइटिंग की एक्चुअल जरूरत है वो इन इन क्वेश्चंस में है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उस पे मतलब आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर, नोट्स आपका प्रिपेयर है, इथिक्स प्रिपेयर है, तो आप इन क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। लेकिन इन क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी, जो करंट ओरिएंटेड है और जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बिना आंसर राइटिंग के, बिना इंटरलिंकेज के, बिना एक्चुअल मतलब कैसे अप्लाई कर रहे हैं टेम्पलेट्स वगैरह, उसको अगर आप सही से नहीं समझोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो हम लोग इस पे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आपका रोल ज्यादा होगा कि नोट्स अच्छी बनाओ जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए वो अच्छे से टैकल हो जाए। ठीक है, और ग्रुप पे मैं नोट्स शेयर करूंगा। देखो हर कोचिंग का कुछ ना कुछ बढ़िया मटेरियल है ना। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि एक कोचिंग का सब मटेरियल अच्छा है, हर कोचिंग का एक दो सब्जेक्ट अच्छा है। तो जो भी जिस कोचिंग का अच्छा मटेरियल है वो मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर करूंगा मीडियम वाइज। ठीक है, तो हम लोग का ये डिस्कशन हो गया 2025 PYQ, और एक ओवरऑल अप्रोच एथिक्स पे कैसा रखना है वो हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा नोट्स मेकिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट क्या है, एक आप लोग को मतलब टेक्सास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे उन्होंने कुछ एथिक्स के ग्लॉसरी ऐड किए हैं। ठीक है, तो उसको आप मतलब लिस्ट बना लेना कि जैसे मान लो अराउंड 40-50 ग्लॉसरी होगा। अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं एथिक्स के, जैसे बाउंडेड रेशनैलिटी, है ना, तो बहुत अच्छे कीवर्ड्स उस पे मेंशन है। तो आप उसमें करना क्या है, जैसे मान लो 40 से 50 कीवर्ड हैं एथिक्स के, आप कीवर्ड लिखना और उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, तो 40 से 50 कीवर्ड हैं, उसको मैं भेज भी सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप खुद से करो, जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरीके से हमको चीजें अपने आंसर को, अपने नोट्स को एनरिच करना है, वैल्यूडेशन कैसे करना है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक नोट्स पढ़ लिए उसी से हमारा आंसर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको अपने लेवल पे भी इफर्ट करना होता है, चीजों को एनरिच करना होगा। हो सकता है टॉपर्स कॉपी से, है ना, हो सकता है किसी और नोट से। तो हम लोग वैल्यूडेशन के आगे सेशन देखेंगे कैसे एनरिच करना, उस पर भी मैं एक दो और मैं खुद भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिस्ट, डिलेमा, है ना, एथिकल इश्यूज क्या क्या अच्छे हो सकते हैं उसको लिखना। तो बहुत सारी चीजें मैं भी आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हैबिट इसका बनाना है कि खुद से ट्राई करना है वैल्यूडेशन। ठीक है, तो असाइनमेंट आज का यही रहेगा कि आप लोग टेक्सास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना, वहां से एथिक्स ग्लोसरी है उसको कलेक्ट करके, बस आपको कीवर्ड चाहिए, लेकिन उस कीवर्ड में जहां पे आपको लगे कि इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक लाइन में नोट कर लेना कि इस कीवर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, जिससे कि आप उसको यूज कर पाओ। नहीं तो ऐसा नहीं तो होगा क्या, कीवर्ड तो आप नोट कर लिए लेकिन उसको जब एक्चुअल मीनिंग समझोगे नहीं तो उसको सही से यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट हम लोग आते हैं नोट्स मेकिंग पे। अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले नोट्स मेकिंग देखने से पहले कुछ कॉपी देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि कहाँ पे हमको नोट्स बनाते वक्त ध्यान देना है।
एक कॉपी ये हम लोग देख लेते हैं आदित्य श्रीवास्तव की, रैंक 1। ठीक है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उसमें सर्च करना पड़ता है, और मैं आप लोग को दीप्ति की ही कॉपी दिखा देता हूँ। आप लोग दीप्ति की कॉपी देख लो, मतलब ही इज ऑल्सो सिलेक्टेड। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से कोशिश करना है, बनाना है। मतलब अब देखो इनकी पूरी नोट्स मतलब इन्होंने 3 पार्ट में मुझे भेजा है। तो पहला वाला पीडीएफ कितने पेज का है? 10 पेज का है। और दूसरा वाला आई थिंक 20 पेज का है। थर्ड वाला पार्ट भी 20 पेज का है, और 10 से 15 पेज वैल्यू एडिशन है। मतलब टोटल 70 to 80 पेजेस का नोट्स है ना? जिसमें से 50 to 60 पेजेस पे क्या है? कोर थ्योरी है, मतलब जो सिलेबस में वर्ड मेंशन है उसके वेरियस डायमेंशन को कवर करना। क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान, क्या कोर फीचर है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक है। प्लस 10-15 पेजेस स्पेसिफिक है, जैसे इथिक्स से कीवर्ड प्रिपेयर करना, डिलेमा प्रिपेयर करना, इशूज प्रिपेयर करना। ठीक है। तो टोटल अराउंड 70 to 80 पेजेस हैं। तो आप लोग इस तरीके से कोशिश करना कि पॉइंट रहे, बहुत डिटेलिंग ना रहे, क्योंकि आपके पास एक सोर्स रहेगा, है ना? जो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा उसको आप एक मतलब रेफरेंस की तरह रखो। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको यूज कर लो। मतलब जहाँ पे समझने में नहीं दिक्कत आ रही है आप उससे एक बार रिफर कर लो। लेकिन जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो एक टारगेट के साथ बनाओ, कि मुझे 60 पेज में एथिक्स को फिनिश करना है, प्लस 15-20 पेज ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा है परिवार की भूमिका की बात होती है, कि वैल्यू इनकलकेशन में परिवार की भूमिका क्या है? इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है। तो अब यहाँ पे परिवार की भूमिका क्या है? प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जब 3 साल तक बच्चा रहता है तो 100% जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, कहाँ से होता है? परिवार से होता है। ठीक है। तो उसमें वो लैंग्वेज पार्ट बहुत नहीं लिखा रहेगा, बस कोर क्रक्स क्या है, इसेंस क्या है, बस वो चीज आपको लिखना है ना? जैसे यहाँ पे समाजीकरण में गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया, गीता की शिक्षा। ठीक है। रोल मॉडल में दे दिया देख कर सीखना। ठीक है। भावनात्मक सुरक्षा, डर के बिना। अब देखो थोड़ा सा ये चीज तो दिक्कत होगा कि जिसका नोट्स है उसको थोड़ा सा ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, है ना? जैसे यहाँ पे ईमानदारी वाला बात में अब्दुल कलाम का नाम लिखा हुआ है, कि जैसे आप देख कर सीख सकते हो। ठीक है। किससे? अब्दुल कलाम से। अब यहाँ पे इन्होंने किससे सीखा है? यहाँ पे इन्होंने लिखा है माँ और पा। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ने वाले को इशू होगा, बट ये इन्होंने अपने लिए नोट्स बनाया है ना, दूसरों के लिए नहीं बनाया है। तो इन्होंने बस माँ और पा लिख दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोल मॉडल जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्होंने किस तरीके से देख के सीखा? ईमानदारी का कहाँ से सीखा? अपने मदर और फादर से। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? परिवार की भूमिका। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि चीजों को शॉर्ट रखना है, कीवर्ड बस डालने हैं। जैसे देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज क्या है? सांप्रदायिक दायिकता, नस्लवाद। ठीक है। जातिवाद, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है। अब जैसे चैलेंजेस इन्होंने लिखा है तो संयुक्त परिवार क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। कार्य जीवन में असंतुलन असंतुलन हो रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब खराब हो रहा है एक तरीके से। ठीक है। ये मतलब तुम्हारे किसमें इश्यूज आ रहे हैं? जो फैमिली लेवल पे इश्यूज क्या हो रहे हैं, कि पहले हम लोग वैल्यू सिस्टम मैक्सिमम फैमिली से सीखते थे, खासकर 0 से 3 ईयर तक परिवार से ही सीखते थे, है ना? लेकिन अभी के टाइम में चैलेंज क्या है? संयुक्त परिवार डिक्लाइन हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली का डिक्लाइन हो रहा है, और न्यूक्लियर फैमिली का राइज हो रहा है। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। लोग मतलब कई बार होता है वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं, लाइफ पे मतलब पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली लाइफ में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको उन्होंने यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट किया है।
लेकिन आप देखोगे पूरा नोट्स क्या है, कीवर्ड्स में है, एकदम क्रक्स जो है वो लिखा हुआ है, रेदर देन डिटेलिंग, क्योंकि इतना ही आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। आपको एग्जाम में 3 घंटे में 50 पेजेस फिल कर रहे हैं, है ना। और यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे आप एक बार रीड करके नहीं समझ लोगे, थोड़ा सा आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन जाएगा आपका, थ्योरी वाले, और केस स्टडी है उसमें 2 से 3 मिनट जाएगा। तो मान के चलो आप, और हर 2 मिनट केस स्टडी में ऐड कर लो, अराउंड अराउंड 12 मिनट, है ना। और 13 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं, तो लगभग 25 मिनट, आप 20 से 25 मिनट मान के चलो आपका रीडिंग में जाएगा। तो टोटल 3 घंटे में से आपके पास कितना है इफेक्टिवली, 150 मिनट्स। ठीक है, 25 से 30 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट मान लो आपका रीडिंग में जाएगा, 2.5 घंटे के आसपास आपके हैं, आपके पास है। तो आप वहां पे चीजों को बहुत शॉर्ट करके लिखोगे, कीवर्ड्स लिखोगे। इवन जब हम लोग नोट्स बनाते हैं या जब सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कीवर्ड में सोचो। जैसे मान लो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट पावर, जैसे मान लो पार्लियामेंट पे क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो रेदर देन कोई पॉइंट लेके डिटेलिंग में बताओ, बस आप सीधा कीवर्ड बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, 7 शेड्यूल है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेज है। ओके, तो आप जब पॉइंट सोचो, कीवर्ड में सोचो। आंसर जब नोट्स बनाओ तो कीवर्ड्स में बनाओ, क्योंकि वही आप रेप्लिकेट कर पाओगे एक्चुअल एग्जाम में, है ना। मतलब जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि आप बहुत चीजों को डिटेलिंग कर पाओगे, यहाँ पे आप बस इतना ही लिख पाओगे। ठीक है, अपना पॉइंट लिखा और छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया। ओके, यहाँ पे भी आपको यही दिख रहा होगा, मान लो अभी इथिक्स का क्वेश्चन तो एक बार ढूंढना पड़ेगा मुझे इसमें, बट यहाँ पे भी आपको ये चीज दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट लिख रहे हैं फिर छोटा सा एग्जाम्पल या डाटा, आर्गुमेंट लिख रहे हैं फिर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, इतने ही आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाओगे, और ये रैंक 1 की कॉपी है, ये वाली कॉपी। ठीक है, तो जब हमको सीखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मीडियम हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो बस एक ही मीडियम से सीखेंगे। जिसमें आपको चीजें अच्छी मिल रही हैं उससे आप देख सकते हो, एटलीस्ट अप्रोच तो देख सकते हो। मान लो आप यहाँ से कंटेंट मत उठाओ, बट अप्रोच आप देख सकते हो कि किस तरीके से रैंक 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें आप रेप्लिकेट एग्जाम में नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करना है कि मतलब उतना ही रखो जितना आप नोट्स बनाते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखो कि ऐसा नोट्स बनाओ जो बहुत डिटेलिंग ना हो, जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे हो, कीवर्ड्स पे हो। ठीक है, ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं तो क्लब कर दो कीवर्ड्स को। ओके, कीवर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक या दो कीवर्ड, या 2 वर्ड का रहता है। शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, 4 से 5 वर्ड का रहता है। तो आपको पूरी नोट्स कीवर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेज में बनानी है, मतलब आर्गुमेंट जो आपका हो इसमें हो। ठीक है, फिर एक लाइन का एग्जाम्पल। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप मान लो कोई इवेलुएटर आपकी कॉपी पढ़ रहा है, मान लो कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट की मैं कॉपी देख रहा हूँ, मान लो आज मैंने एक कॉपी देखी, उसमें क्या है, दो बच्चों की कॉपी का अप्रोच अलग अलग है। एक स्टूडेंट हेडिंग बना रहा है, 4 से 5 पॉइंट लिख रहा है, डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। एक स्टूडेंट है और एक हेडिंग बना के उसमें 7 से 8 पॉइंट किया है, बट उसने कीवर्ड कीवर्ड और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करके चीजों को समझाया है ना। अब इस कॉपी को पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में 2 से 3 एक्स्ट्रा पॉइंट आ जा रहे हैं, यार ये भी ये चीज होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो इसमें दिख जा रहा है। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर सोच रहा हूँ तो ये इसमें आ जा रहा है, मैं 7 शेड्यूल सोच रहा हूँ तो ये इसमें दिख रहा है। ठीक है, मैं चेक्स एंड बैलेंसेस सोच रहा हूँ, ये इसमें दिख रहा है। तो जो चीजें मैं, जो जो डायमेंशन मैं सोच पा रहा हूँ वो इसमें है। यहाँ पे क्या है, 3 4 डायमेंशन है लेकिन डिटेल में है। तो देखो वहां पे सब प्रोफेसर होते हैं तो उनको डिटेलिंग नहीं चाहिए, बस उनको ये चीज नहीं देना है कि जो आप सोच रहे हो वो मेरे नोट्स में नहीं है, ये चीज कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप डायमेंशन जो जो उसमें बन सकते हैं वो आपके आंसर्स में, वो पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। अगर आप के पास ज्यादा डायमेंशन है तो चीजों को क्लब करना सीखो, कि मल्टीपल डायमेंशन को कामा करके 2 3 पॉइंट को क्लब कर दो एक में। अगर अगर आपके पास पॉइंट एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास कंटेंट ठीक ठाक रेडी हो जाता है तो नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होने लगते हैं। अब उसका दो तरीका है, मतलब या तो आप अपना राइटिंग स्पीड इंप्रूव कर लो, उससे क्या होता है कि आप वर्ड लिमिट मान लो 150 वर्ड है तो आप पूरा लिख पाते हो या फिर उससे ज्यादा भी लिख पाते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्लब करना शुरू कर दो।
कि 4-5 पॉइंट आपने लिखे अच्छे से, अब बाकी जितने पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको आप क्लब करना शुरू कर दो, 2-3 पॉइंट को एक में लिख दिया। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है कि जिससे आप एटलीस्ट वर्ड लिमिट जितना दिया हुआ है उतना लिख पाओ। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों का क्या होगा, जैसे भी मान लो 100 बच्चे मेंस लिख रहे हैं इस बार, तो 60-70 बच्चों का साथ दिक्कत क्या होगा, वो 150 वर्ड लिख ही नहीं पा रहे हैं। है ना, 150 वर्ड लिख नहीं पाएंगे तो वैसे ही वो बाकी बच्चों से पीछे हो जा रहे हैं। है ना, मे बी वो क्वालिटी बहुत इंश्योर करें तो फिर से वो एज ले सकते हैं, बट 60-70 बच्चे वो वर्ड लिमिट ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पेज ही उनका सही से फिल नहीं हो पा रहा है ना, तो ये ऐसे ही पीछे हो गए हैं काफी। तो आप स्पीड इतना रखो, इतना आंसर राइटिंग करो, नोट्स मेकिंग करो, जिससे कि चीजें आपको जल्दी रिकलेक्ट हो और आप इस वर्ड लिमिट पे पहुंच पाओ। अगर 150 वर्ड है तो 150 वर्ड लिखो, अगर स्पीड अच्छा है तो 160 वर्ड तक भी आप खींच लो। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्टर वाले होंगे मेंस वाले 120-130 वर्ड लिखेंगे, और जो 160-150 वर्ड लिख रहे हैं उसके हर क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे। हर डायमेंशन में 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे। और उसके साथ अगर आप ये भी अप्रोच अप्लाई कर पाएगी पॉइंट को क्लब करना है, तो फिर आप मतलब बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो अपने आंसर में, जो एक नए बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमको डायमेंशन पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन लैंग्वेज पार्ट पे। लैंग्वेज को कम से कम रखना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इथिक्स स्पेसिफिक हम लोग आते हैं। इथिक्स स्पेसिफिक मतलब हमको डायग्राम ऐड करना है, मतलब जहां जहां पॉसिबल हो डायग्राम कलेक्ट करना है, मतलब जो जो टॉपिक आपके मतलब लिंक हो पाए थोड़ा बहुत, इसमें चैट जीपीटी इन सब का भी यूज करना, या फिर गूगल सर्च करोगे, तो जहां जहां पॉसिबल हो आप एक कुछ ना कुछ डायग्राम कलेक्ट करने का कोशिश करो हर टॉपिक में। डायग्राम या फिर कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बना लिया दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे परसुएशन का क्वेश्चन है, आपने इथोस पैथोस लोगो जैसे दिखा दिया। ठीक है, इंटीग्रिटी समझाना है तो गांधी जी का जो है जैसे यहाँ पे थॉट बिहेवियर और एक्शन, इसके बीच में रिलेशन दिखा दिया। तो हर टॉपिक में क्या क्या, जैसे लॉ और इथिक्स के बीच में दिखाना है तो इस तरीके से दिखा दिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए सब एक टाइप का डायग्राम हो। ठीक है, जैसे नोट्स, अभी आप नोट्स बना रहे हो तो थोड़े अलग अलग टाइप के डायग्राम में इनोवेशन करना है। ठीक है, तो इसको भी करना है। हर पॉइंट में मतलब हर टॉपिक में कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ अच्छे डायग्राम आ जाएं। है ना। इथिक्स में कोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे लगभग यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, परजुएशन हो गया, ठीक है, इंटीग्रिटी हो गया, ऐसे 10 से 12 थीम है। वो आपको पीवाईक्यू से एनालिसिस में मिल जाएगा, बाकी मैं भी भेज दूंगा। इन सब थीम पे ध्यान देना है कि आपके पास थोड़ा सा कोट भी हो। कोट मतलब जैसे मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसना इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है इन गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर हम इसको इनकलकेट कैसे कर सकते हैं। जनरली इमोशनल इंटेलिजेंस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो जब आप कोड प्रिपेयर करो तो इमोशन पे मतलब कंपैरिजन इन सब पे प्रिपेयर कर रहा है। पहले आप दिखाओगे कि सिग्निफिकेंस वाले में एक पॉइंट में कोड से लिखूंगा, ठीक है, फिर कंसर्न वाले पे एक आप कोड बना लो, कि जैसे देखोगे इमोशनल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हिटलर है, ही वॉज हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट, लेकिन उसने इमोशन को क्या किया, एज ए टूल यूज किया मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो आप निगेटिव में भी एक कोड प्रिपेयर कर सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का डार्क साइड क्या है। तो जब आप कोई टॉपिक पे कोड प्रिपेयर करो, जैसे परसुएशन या फिर अन्य पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जनरली वो यही पूछेगा कि इसका पब्लिक ऑर्डर स्टेब्लिश करने में या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे अन्य का क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सिग्निफिकेंस जनरली पूछेगा यूपीएससी, तो आप सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट मतलब ऐसा कोड प्रिपेयर करो जो आप सिग्निफिकेंस में लिख पाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है, अभी इस पे हम लोग इस पे मैं बाद में बताऊंगा कैसे कनेक्ट करना है चीजों को। और देखो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपको करना है, एक टारगेट लेके चलना है। जैसे मान लो फर्स्ट टेस्ट के लिए आपको कम से कम कोशिश करना है कि 20 पेज, इससे ज्यादा नोट्स ना जाए, है ना, 20 पेज 25 पेज रखना है, बहुत जाए तो 25 पेज, उससे ज्यादा नहीं। जो 3 टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस,
एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। 2 पेज में ये हो जाना चाहिए, 2 से 3 पेज में। एटीट्यूड आपका हो जाएगा 3 से 4 पेज में। इमोशनल इंटेलिजेंस ये आपका मतलब इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, वैसे 7 से 8 पेज या 10 पेज तक ये जाएगा। ठीक है, तो टोटल 15-16 पेज में आप आराम से कवर कर सकते हो उसको। लेकिन मैक्सिमम 25 पेज से ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है। अब जैसे अब नोट्स बनाना है तो थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव बनाना है। और मतलब ये रखना है कि 5-6 एस्पेक्ट हर डायमेंशन में आ जाए। जैसे मान लो पूछ रहा है कि इसेंस से क्या, इसेंस ऑफ एथिक्स से आप क्या समझते हो, या फिर सिविल सर्वेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इन एस्टेब्लिशिंग गुड गवर्नेंस। तो कम से कम आपके पास 5 पॉइंट होने चाहिए रेडी। ठीक है, तो हर डायमेंशन में 5 बेस्ट पॉइंट कलेक्ट करना है, 5 से 6 बेस्ट पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कितना रहेगा आपका, 10 मार्कर रहेगा थ्योरी वाले। और केस स्टडी का कम्प्लीटली अलग अप्रोच होता है, तो उसके लिए आपको अभी नोट्स नहीं बनाना है, वहाँ अलग अप्रोच रहेगा, वहाँ पे मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो थ्योरी का जब भी क्वेश्चन करेंगे, हमको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, तो हमको बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग चीजें कवर नहीं करनी है। 5-6 पॉइंट में जितने आपके डायमेंशन मेन मेन बन रहे हैं उसको क्लब करके ओवरऑल 5 या 6 डायमेंशन, सब डायमेंशन आपको रखना है हर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। ठीक है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, बाकी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। हर टेस्ट में जैसे जैसे टेस्ट होगा उसका डिस्कशन होगा, आपको ये चीजें और क्लियर होंगी कैसे मतलब मार्क्स इंप्रूव करना है, नोट्स कैसे बनानी है। और जब आप पहला टॉपिक पे नोट्स बनाओ, जैसे आप एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस पे बना रहे हो नोट्स, है ना, तो आप एक बार इसको बना के मुझे दिखा भी सकते हो। मतलब जो नोट्स बना लेंगे इस टॉपिक पे, एक बार आप नोट्स मेरे नंबर पे इसको भेज देना। तो उस पर फिर मैं सजेशन भी दे दूंगा कि इसमें कुछ चीज़ें और होनी चाहिए या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। ओके। बाकी ये वाला असाइनमेंट है, इसको एक बार आप लोग करके मुझे भेजिएगा। आप बस ऐसे सर्च करना टेक्सास यूनिवर्सिटी एथिक्स ग्लोसरी, तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। उसके बाद उस 50 कीवर्ड को एक एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। एक मतलब अलग से आप रख लो कि आप एक थ्योरी का नोट्स बना रहे हो, लास्ट के 20-25 पेज उसमें छोड़ दो, उसमें बस लिख दो कि वैल्यू एडिशन इन एथिक्स। पहला वैल्यू एडिशन क्या है, टेक्सास यूनिवर्सिटी एथिक्स ग्लोसरी। ठीक है, तो इसको आप ऐड करो, मतलब 1 से 2 पेज में कोशिश करना ये हो जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसे वैल्यू एडिशन एथिक्स में, है ना, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर सेशन को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ओके, तो सेशन को कंक्लूड करते हैं, बाकी चीजें हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे कहाँ पे क्या चीजें करनी है। आप लोग नोट्स मेकिंग करना तो एक बार मुझे जरूर भेजना एथिक्स का। और ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप भेजना, तो फिर हम लोग देखेंगे इसमें मतलब किस तरीके से आप इसको कंप्लीट किया हो। ठीक है। और टेस्ट 1 का सिलेबस मेंशन ही है, 3 टॉपिक हैं, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। 4 दिन में आपको ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। और थोड़ा सा पीवाईक्यू भी एनालाइज करते जाना है कि पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा है। ऐसा नहीं कि बस हम नोट्स बनाते जा रहे हैं, पीवाईक्यू देख ही नहीं रहे हैं। पढ़ने का हम अप्रोच हमेशा कैसा होना चाहिए, पीवाईक्यू, रीडिंग, पीवाईक्यू, या फिर टेस्ट यहाँ पे। ठीक है, पहले आप शुरू करोगे पीवाईक्यू से, एनालाइज करोगे, फिर आप रीड करोगे, फिर नोट्स मेकिंग करोगे, फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट करोगे या फिर टेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल अप्रोच आपका कोई भी सब्जेक्ट उठाओ तो यही होना चाहिए। पहले एनालाइज करो पीवाईक्यू, तब आप उस टॉपिक पे सही नोट्स बना पाओगे। ठीक है, फिर उस टॉपिक को रीड करो, नोट्स बनाओ, फिर आप सीधा फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करो, और या फिर टेस्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब पीवाईक्यू में भी देखो एक चीज होता है जो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो पीवाईक्यू अगर आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए, इतने सारे पीवाईक्यू हैं, आपको मतलब हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप सब क्वेश्चन पीवाईक्यू के अटेम्प्ट कर लो, ऑप्शनल के, एथिक्स के, GS 1 2 3 के, एसे के। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, है ना। तो यहाँ पे तरीका क्या होना चाहिए हमको, बेस्ट पीवाईक्यू ढूंढना है। जैसे मान लो आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो,
मान लो यूपीएससी के उसमें अब तक 16 क्वेश्चन है, उसमें से 3 4 क्वेश्चन सबसे बेस्ट कौन से हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इसके लिए मैं एक बार अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, मतलब सेशन तो नहीं लूंगा, बट उसके लिए अलग से यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना कि हर टॉपिक में कैसे जो बेस्ट 3 4 क्वेश्चन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। है ना, अगर आप पीवाईक्यू आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कम से कम इन क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप 16 क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो इस पूरे 16 क्वेश्चन को लेकिन टैकल करने का अप्रोच क्या हो सकता है, और उसमें से कौन सा बेस्ट पीवाईक्यू हमको आइडेंटिफाई करके उस पर लिखना है, उसके लिए मैं एक 10 15 मिनट का वीडियो डाल के फिर ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। ओके।